3. आकाश चीनी, इस जिम के उस्ताद। आकाश ने स्टीव को थोड़ा चखने का इशारा करते हुए अपना कप उठाया। स्टीव रोजर्स, ब्रुकलिन से एक साधारण मजदूर। स्टीव को मजदूर होने की वजह से हीन भावना नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी पिछली झिझक को भुला दिया। अब शांत, स्टीव न तो विनम्र लग रहा था और न ही अहंकारी। अपना परिचय देने के बाद उसने अपने सामने रखी कॉफी उठाई और एक घूंट पीकर पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। ये कुछ हद तक उसकी यादों में बसे कैप्टन अमेरिका जैसा था। तुम किसी आम मजदूर की तरह नहीं दिखते, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे डरना ही नहीं आता, स्टीव ने अपने दुबले पतले शरीर के बारे में सोचते हुए थोड़ी आत्महीनता के साथ कहा। चीन में एक पुरानी कहावत है, जब दो सेनाएं एक संकरे रास्ते पर मिलती हैं तो बहादुर सेना जीतती है। आकाश का लहजा कोमल था, मानो कोई धैर्यवान बुजुर्ग किसी को मार्गदर्शन दे रहा हो। बहुत से लोग बेहद ताकतवर होते हैं, लेकिन सच्चे साहस वाले लोग बहुत कम होते हैं। एक मजबूत व्यक्ति के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तुम्हारे सामने जो लोग थे, क्या तुम्हें लगता है कि वे ताकतवर हैं? आकाश ने बाहर की ओर इशारा करते हुए पूछा। स्टीव को उन माफिया सदस्यों की शक्ल सूरत याद आ गई। वे सभी बहुत ताकतवर हैं और उनकी संख्या भी बहुत है, लेकिन वे हार गए। अपने से अधिक शक्तिशाली के सामने उनमें प्रतिरोध करने का साहस भी नहीं था और वे कायरों की तरह भाग गए, इसलिए वे सब कमजोर हैं। लेकिन तुम्हारे पास साहसी हृदय है, इसलिए मेरी नज़र में तुम उन सबसे अधिक शक्तिशाली हो। आकाश ने स्टीव को गंभीरता से देखते हुए कहा। लेकिन मेरा शरीर, सच तो यह है कि स्टीव अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह बार बार इसका विरोध करता रहा। आकाश ने हाथ हिलाते हुए कहा, शरीर तो बाहरी है, इसे प्रशिक्षण से मजबूत किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु का सामना करते समय लड़ने का साहस हो और विकट परिस्थितियों में बिना किसी भय के जीवन और मृत्यु का सामना करने में सक्षम होना, कभी हार न मानना। स्टीव की आंखें चमक उठीं। क्या ये बात बिल्कुल उसी पर लागू नहीं हो रही थी? ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से बेकार नहीं था। स्टीव के भीतर मजबूत बनने की इच्छा और भी तीव्र हो गई। तो क्या मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ? हिम्मत जुटाकर स्टीव ने कुछ झिझक के साथ आकाश से पूछा। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, आप में बहुत प्रतिभा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, स्टीव ने थोड़ी निराशा भरी आवाज में कहा। मुझे यहाँ एक प्रशिक्षु की कमी है। मार्शल आर्ट सीखने के अलावा तुम्हें साफ सफाई और घर के काम भी करने होंगे। तनख्वाह बहुत कम है, महीने में $50। तुम्हारा क्या ख्याल है? आकाश ने उसे तुरंत ज्यादा वेतन की पेशकश नहीं की। उसे स्वीकार करना उसकी प्रतिभा को महत्व देने जैसा था, लेकिन बहुत ज्यादा वेतन देने से संदेह पैदा हो सकता था। सच में, धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा, स्टीव ने उत्साह से कहा। यहाँ की तनख्वाह कारखाने में मिलने वाली तनख्वाह से काफ़ी ज़्यादा थी और वह मार्शल आर्ट सीखकर ताकतवर बन सकता था। स्टीव को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत मिल गई हो। वह आकाश के प्रति कृतज्ञता से भर गया और मन ही मन कसम खाई कि वह कड़ी मेहनत करेगा और पढ़ाई करेगा ताकि आकाश के भरोसे को व्यर्थ न जाने दे। स्टीव के जाने के बाद आकाश ने अपनी कॉफ़ी का आखिरी घूंट खत्म किया और सोफे से उठ खड़ा हुआ। एडी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अध्याय 12, विश्व शांति। अगले दिन स्टीव ने अपनी फैक्ट्री की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एक प्रशिक्षु के रूप में अपना जीवन शुरू करने के लिए मार्शल आर्ट जिम में चला गया। किसी की नज़र में आए बिना उस दिन कई अखबारों में एक ही शीर्षक छपा था, ब्रुकलिन माफिया सरगना मैड डॉग, जॉनी और उसके 1 दर्जन से अधिक आदमी कल रात उनके मुख्यालय में मारे गए। आकाश ने स्टीव को व्यक्तिगत रूप से नहीं सिखाया, बल्कि उसे हुआन क्वान और अन्य लोगों के साथ हॉट और अन्य बुनियादी कौशल सीखने से शुरुआत करने के लिए कहा। आकाश की मार्शल आर्ट उनकी अपनी शारीरिक क्षमताओं पर आधारित थी जो आम लोगों की क्षमताओं से कहीं अधिक थी, और उन्होंने विभिन्न स्कूलों की शक्तियों को मिलाकर एक ऐसी शैली बनाई थी जो सरल, सीधी, उग्र और तेज थी। आकाश की अपनी ताकत कई बार अपनी क्षमता के अचानक उभारने से ही बड़ी थी, इसलिए वह बुनियादी प्रशिक्षण में उतना कुशल नहीं था। हालांकि मुट्ठी के कुछ माहिर इसी चीज में माहिर थे, क्योंकि वे सभी धीरे धीरे कमजोर से मजबूत होते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। इस प्रकार स्टीव ने अपनी शारीरिक कमियों की भरपाई करने और एक ठोस नींव बनाने के लिए अपने बुनियादी कौशल का अभ्यास करने के लिए फिस्ट मास्टर्स का अनुसरण करना शुरू किया। शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उनमें आम लोगों से कहीं अधिक दृढ़ता थी। असहनीय दर्द से उनकी मांसपेशियां दुखने लगती थीं और उनका शरीर लड़खड़ाने लगता था, तब भी वे दांत पीसकर प्रशिक्षण कार्य पूरा होने तक डटे रहते थे। ये बुनियादी कौशल व्यायाम की एक व्यवस्थित और तर्कसंगत विधि थी जिसे अनगिनत पूर्वजों ने वर्षों के निरंतर संचय और सुधार के बाद संक्षेपित किया था। इनसे न केवल मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती थी बल्कि आंतरिक अंगों की क्षमता भी बढ़ती थी, जिससे व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में समग्र सुधार होता था। कमजोर शारीरिक बनावट वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे इसमें सुधार कर धीरे धीरे ताकतवर बन सकता था। ये कई मार्शल आर्ट शैलियों की तरह नहीं था जो केवल जबरदस्त ताकत हासिल करने पर जोर देती थी और अत्यधिक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से मानव क्षमता को निचोड़कर लोगों को आसानी से अपंग बना देती थी और अंदरूनी चोटें छोड़ देती थी। कुछ महीनों बाद स्टीव का शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था, हालांकि यह केवल उसके पहले के रूप की तुलना में ही था। आम लोगों की तुलना में वह अब भी कुछ हद तक छोटा और पतला दिखता था। हालांकि अब वह कुछ कदम दौड़ने के बाद पहले की तरह हौंफने नहीं लगता था और उसके दुबले पतले शरीर पर कपड़ों के नीचे मांसपेशियों की बनावट दिखने लगी थी। गुरुजी, आप मुझे मार्शल आर्ट कब सिखाना शुरू करेंगे? स्टीव ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, जिसने आसानी से चारों मुक्केबाज उस्तादों को हरा दिया था और उसके चेहरे पर प्रशंसा और उत्सुकता के भाव थे। पिछली बार जब जॉनी और उसके समूह को हुआन क्वान और अन्य 3 लोगों ने आसानी से हरा दिया था, तब से मार्शल आर्ट जिम की प्रतिष्ठा पूरे ब्रुकलिन में फैल गई थी। हालांकि जॉनी और उसके आदमी उसी रात मारे गए थे, फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो उस रात मुख्यालय में नहीं थे और बाल बाल बच गए थे, जिन्होंने उस दिन की घटनाओं का वर्णन किया।
बचे हुए लोगों के अनुसार मार्शल आर्ट जिम में 4 कुशल लड़ाकों के अलावा जिम का मालिक निशानेबाजी का उस्ताद था। पलक झपकते ही उसने एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं, जिससे जॉनी के पक्ष में मौजूद हर बंदूकधारी घायल हो गया। समझदार लोगों को यह बात स्पष्ट रूप से पता थी कि उस रात जॉनी और उसके साथियों की मौत संभवतः मार्शल आर्ट्स जिम के लोगों का काम थी। ब्रुकलिन के अन्य 2 प्रमुख माफिया परिवार तो इस बात को लेकर और भी अधिक आश्वस्त थे कि यह नरसंहार आकाश और उसके लोगों द्वारा किया गया था। मार्शल आर्ट जिम की संपत्ति पर लालच में आकर वे गुप्त रूप से निगरानी के लिए लोगों को भेज रहे थे। जॉनी और उसके आदमियों के घायल होकर पीछे हटने के बाद उन्होंने रात भर छुपकर निगरानी करने के लिए लोगों को तैनात किया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस रात देर से एक आकृति तीसरी मंजिल से कूदी और छतों पर कुछ छलांगे लगाने के बाद गायब हो गई। ये समय जॉनी और उसके साथियों की हत्या के समय से बिल्कुल मेल खाता था। इसके अलावा उनकी निगरानी का पता शायद बहुत पहले ही चल गया था। उस व्यक्ति के जाने से पहले उसने उनके छिपने की जगह की ओर एक नज़र डाली थी। उस समय निगरानी कर रहे कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फीले तहखाने में गिर गए हों। यह एक चेतावनी थी। 2 प्रमुख परिवारों के नेताओं ने सर्वसम्मति से मार्शल आर्ट जिम को निशाना बनाने की अपनी योजना रद्द कर दी और अपने अधीनस्थों को जिम में मौजूद लोगों को उकसाने से मना किया। जॉनी के पुराने प्रतिद्वंद्वी होने के नाते उनकी ताकत को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। हालांकि वह तीनों प्रमुख गुटों में सबसे कमजोर था, लेकिन मैड डॉग उपनाम उसे यूं ही नहीं मिला था। जॉनी उन सभी से कहीं ज्यादा सनकी और निर्दयी था और उसके उन्मादी बाहरी रूप के पीछे लोमड़ी जैसी धूर्तता छिपी थी। उसने जिन लोगों को इकट्ठा किया था वे सभी हताश अपराधी थे और हर कोई लड़ने का साहस रखता था। जॉनी के नेतृत्व में उन्होंने कई बड़े अपराध किए थे और उनकी युद्ध क्षमता उनके अपने अधीनस्थों से कहीं अधिक थी। और यद्यपि उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी, वे हमेशा एक साथ रहते थे और रात अपने मुख्यालय में बिताते थे, बहुत सतर्क रहते थे और उन्हें कभी भी एक एक करके हराने का मौका नहीं देते थे। इस पागल गिरोह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। यही कारण था कि यद्यपि उनकी शक्ति अन्य 2 प्रमुख माफिया परिवारों की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी वे ब्रुकलिन में अपना स्थान बनाए रखने में सक्षम थे। अब जबकि युद्ध में सबसे कुशल मैड डॉग जॉनी और उसके कुलीन अधीनस्थों को कुछ लोगों ने सीधे मुकाबले में हरा दिया था और फिर अकेले ही उनके मुख्यालय में घुसपैठ करके उनकी हत्या कर दी थी, शेष 2 गुटों को इस चीनी मार्शल आर्ट जिम को, जिसे वे कभी मजेदार मांस का टुकड़ा मानते थे, गंभीरता से लेना पड़ा। जैसे जैसे मार्शल आर्ट जिम की ख्याति फैलती गई, दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ मुट्ठी भर मुक्केबाजों की ताकत देखकर वे खुशी खुशी फीस देने लगे। इस प्रकार स्टीव को कुछ जूनियर ब्रदर्स मिल गए। अपने छोटे भाइयों को उनके संबंधित शिक्षकों से मार्शल आर्ट सीखते हुए देखकर स्टीव केवल हॉल के कोने में हॉर्स डांस का अभ्यास कर सकता था और वह थोड़ा चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। किसी विदेशी को उसे मास्टर कहते हुए सुनकर आकाश को थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन ये सोचकर कि यह भविष्य का सुपरहीरो कैप्टन अमेरिका है, ये वास्तव में स्वीकार्य था। मार्शल आर्ट सीखने की इतनी जल्दी क्यों है? आकाश ने एक उस्ताद का रूप धारण कर लिया, ताकि मैं मजबूत बन सकूं और सेना में भर्ती हो सकूं। सेना में भर्ती होने की बात कहते हुए स्टीव के चेहरे पर गहरी चाहत झलक रही थी। ये हमेशा से उसका सपना था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके कमजोर शरीर के कारण उसे बार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। सेना में भर्ती होकर नाजियों को मारना? आकाश ने स्टीव की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं बस अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ, स्टीव ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर तुम्हारा देश और मेरा देश युद्ध में चले जाएं तो क्या होगा? आक्रमण? मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, स्टीव ने गंभीरता से कहा। अगर आपका देश आपको जाने का आदेश दे तो क्या होगा? मैं? स्टीव को असमंजस में देखकर आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि राजनेताओं के बहकावे में मत आना और अपनी सोच को एक देश तक सीमित मत रखना। मुझे आशा है कि तुम भी मेरी तरह महान आदर्श रख सको। गुरुजी, आपका आदर्श क्या है? स्टीव को इस बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। मेरा आदर्श विश्व शांति है। स्टीव को प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हुए और धीरे धीरे गहरी सोच में डूबते हुए देखकर आकाश ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर सोफे पर वापस बैठ गया और ओल्ड एडी के उसके लिए कॉफी बनाने का इंतजार करने लगा। अगले दिन स्टीव ने आधिकारिक तौर पर आकाश के साथ मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टीव वास्तव में लड़ाई में बहुत प्रतिभाशाली था। आकाश के अथक और निस्वार्थ प्रशिक्षण के तहत उसकी लड़ने की क्षमता में तेजी से सुधार हुआ। हालांकि उसकी ताकत अन्य जूनियर ब्रदर्स की तुलना में कम थी, फिर भी वह हमेशा अभ्यास सत्रों में अंत में जीत हासिल करने में कामयाब रहता था। लड़ाई की तकनीक एक पहलू था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्टीव के पास एक प्रकार की अदम्य वीर भावना थी जो उसकी सहजाभा से उसके विरोधियों को दबा देती थी। भले ही उसकी ताकत कम पड़ जाए और वह एक भयंकर लड़ाई में फंस जाए, वह तब तक डटा रहता जब तक उसका प्रतिद्वंदी हार न जाए। यहाँ तक कि अगर वह गिर भी जाए तो भी वह तुरंत उठ खड़ा होता और अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता। धीरे धीरे जूनियर ब्रदर्स उससे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं रहे, इसलिए उसे कुछ मुट्ठी भर मुक्केबाजों से ही लड़ना पड़ा। बेशक नतीजा हमेशा बुरी तरह हारना ही होता था, लेकिन उसकी ताकत में तेजी से सुधार हुआ और स्टीव इसे सहने में खुश था। पलक झपकते ही अप्रैल 1943 का समय आ गया। आकाश को इस दुनिया में आए हुए 1 साल से अधिक समय हो गया था। सर्दी का मौसम बीत गया और वसंत ऋतु आ गई। यह एक नई शुरुआत थी। आकाश ने हल्का और मुलायम स्वेटर पहना हुआ था और खिड़की के सामने सोफे पर आराम से बैठा हुआ था, बाहर की थोड़ी ठंडी सड़क को देख रहा था। उसके हाथ में ओल्ड एडी द्वारा बनाई गई कॉफी का कप था, जिसे वह बीच बीच में पी रहा था और बेहद सहज और तनावमुक्त दिख रहा था। वो लड़का स्टीव कहाँ भाग गया? मैंने उसकी बस 2-4 तारीफ की थी और वो एकदम सुस्त पड़ गया, आकाश ने ओल्ड एल्बर्ट से मजाक में कहा। तुम उसे सेना में भर्ती होने से लगातार मना करते रहे। आज हुआन क्वान के छात्र जैक ने भर्ती परीक्षा पास कर ली और आधिकारिक तौर पर भर्ती हो गया।
स्टीव काफ़ी निराश था, इसलिए मैंने उसे आराम करने के लिए फिल्म देखने बाहर जाने दिया। बूढ़े अल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, उनके चेहरे पर दयालुता का भाव साफ झलक रहा था। उन्हें भी यह सरल और दयालु युवक स्टीव बहुत पसंद था। मैं ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, पहले सही समय नहीं था। आकाश ने सिर हिलाया और सोफे पर पीछे की ओर झुककर उस पल की शांति का आनंद लेने लगा। हालांकि ये जल्द ही होगा। अध्याय 13, स्टीव पलटवार करता है। इस समय स्टीव सिनेमाघर के पीछे वाली गली में एक लंबे हटे-कट्टे आदमी का सामना कर रहा था। फिल्म से पहले दिखाई गई देशभक्तिपूर्ण प्रचार फिल्म ने स्टीव के खून को खौला दिया था। वह तुरंत सेना में भर्ती होकर यूरोपीय युद्ध क्षेत्र में जाना चाहता था, लेकिन उसके आगे एक युवक बेसब्री से चिल्ला रहा था, इसकी परवाह कौन करता है? फिल्म शुरू करो, अरे थोड़ा तो सम्मान दिखाओ। स्टीव उसके इस व्यवहार को सहन न कर पाने के कारण उसे रोकने के लिए बोला। जब प्रचार फिल्म में विदेशों के युद्ध क्षेत्रों में घायल हुए बहादुर सैनिकों को स्ट्रेचर पर लेटे हुए दिखाया गया तो दर्शकों में से कई लोगों की आंखें लाल हो गईं और कुछ महिलाओं ने तो आंसू भी बहा दिए। लेकिन वह युवक फिर से चिल्लाने लगा, बस करो, इसे दिखाना बंद करो, फिल्म शुरू करो। इस बार स्टीव सचमुच गुस्से में था। अपना मुंह बंद करो। ये शब्द सुनकर सामने खड़ा युवक खड़ा हो गया। वह स्टीव से पूरे एक सिर लंबा था और बेहद हट्टा-कट्टा और तगड़ा था। इसके बाद दोनों इस विवाद को पुरुषों के तरीके से सुलझाने के लिए थिएटर के पीछे वाली गली में चले गए। बेशक उस हटे-कट्टे आदमी ने यह भी देखा कि स्टीव को धमकाना आसान लग रहा था और वह अपनी धौंस जमाना चाहता था। उस हटे-कट्टे आदमी ने अपने सामने खड़े स्टीव को नीचे देखा। इतना छोटा और पतला आदमी उसे उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। स्टीव ने भी अपने सामने खड़े हटे-कट्टे आदमी की ओर देखा। गुरुजी ने कहा था कि जब कोई गलती करे और मौखिक शिक्षा बेकार हो जाए तो उसे बुरी तरह पीटना चाहिए, इससे उसे सबक याद रहेगा और वह अपनी गलती सुधार लेगा। स्टीव को खुद आकाश से अक्सर मार पड़ती थी और उसे इसका गहरा अनुभव था, इससे वाकई याद रखने में मदद मिली। ये देखकर कि उसके सामने खड़ा कमजोर आदमी अभी भी उसे घूरने की हिम्मत कर रहा है, उस हटे-कट्टे आदमी ने दहाड़ मारी और गुस्से में एक भूसा फेंक दिया। अगर यह पुराना स्टीव होता तो शायद वह तुरंत जमीन पर गिर जाता, लेकिन मौजूदा स्टीव की नज़र में उस हटे-कट्टे आदमी का मुक्का केवल क्रूर बल वाला था और बहुत धीमा था। स्टीव ने आसानी से एक तरफ हटकर उस हटे-कट्टे आदमी की बगल के नीचे खुले हुए संवेदनशील स्थान पर जोरदार घूंसा मारा। जो आदमी कुछ ही क्षण पहले इतना आक्रामक था, उसे अपनी बगल में तेज दर्द महसूस हुआ, उसकी पूरी बांह सुन्न हो गई और बेजान होकर लटक गई। उस हटे-कट्टे आदमी ने हार मानने से इनकार कर दिया, पलटकर दूसरे हाथ से स्टीव पर वार किया। एक हाथ हिल न पाने के कारण वह अपना संतुलन नहीं बना पा रहा था, जिससे उसकी मुद्रा अस्थिर हो गई। स्टीव को इस मौके से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। स्टीव ने अपना शरीर झुकाया और तेजी से आगे बढ़ा। प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचते हुए उसने उस आदमी की पसलियों के दाहिनी ओर एक और जोरदार मुक्का मारा। नाजुक जिगर पर इसका गहरा असर पड़ा और उसके पूरे शरीर में अभूतपूर्व तेज दर्द फैल गया। उस हटे-कट्टे आदमी का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और उसने अनजाने में ही उस जगह को पकड़ लिया जहां उसे चोट लगी थी। उसका पूरा ऊपरी शरीर झुक गया। उसी समय स्टीव उसके पीछे गया और उसके घुटने के पिछले हिस्से पर लात मारी। उस हटे-कट्टे आदमी का घुटना सुन्न हो गया, उसके पैर लड़खड़ा गए और वह पेट पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार वह हट्टा-कट्टा आदमी सचमुच खुद को रोक नहीं पाया। जमीन पर पड़ा हुआ उसे पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था और वह अपनी एक उंगली भी हिला नहीं पा रहा था। स्टीव ने उस हटे-कट्टे आदमी के चेहरे पर लात मारने के लिए अपना पैर फिर से उठाया, लेकिन उस आदमी की भयभीत आंखों में उसने लात लगने से ठीक पहले अपना पैर रोक लिया। जब तुम कमजोरों को धमकाते हो तो तुम्हें दूसरों द्वारा धमकाए जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। स्टीव ने धीरे धीरे अपना पैर पीछे खींचते हुए कहा, सैनिक युद्ध के मैदान में हमारे लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, फिर भी तुम यहाँ पीछे खड़े होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को धमकाने में कर रहे हो। स्टीव ने आकाश के प्रशिक्षण के तरीके को अपनाते हुए गंभीर चेहरे से बात की। लेकिन जमीन पर पड़ा तगड़ा आदमी अवाक रह गया। मैं कमजोरों को धमकाना चाहता हूँ, लेकिन तुम कहाँ कमजोर हो? मैं तो धमकाया जा रहा हूँ। जब ताकत का सही इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान सम्मानित नायक बनता है, जब गलत इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान हर किसी की नज़रों में बुरा बन जाता है। क्या तुम हमेशा के लिए नीची नज़रों से देखे जाना चाहते हो? इतना कहकर स्टीव मुड़ा और चला गया, उस हटे-कट्टे आदमी को, जो सोच में डूबा हुआ था, लाश की तरह जमीन पर पड़ा छोड़कर। यह पहली बार था जब स्टीव ने उत्पीड़न के बावजूद किसी लड़ाई में जीत हासिल की थी। उसे ताजगी का एहसास हुआ, मानो उसका शरीर और मन मुक्त होकर उदात्त हो गए हों। शक्ति का अनुभव सचमुच अद्भुत था। स्टीव के मन में आकाश का ख्याल आया, जिसने उसे शक्ति दी थी और उसका जीवन बदल दिया था। गुरुजी, स्टीव ने मन ही मन कहा। गली से बाहर निकलते ही स्टीव ने अपने अच्छे दोस्त जेम्स बार्न्स को देखा। हाय बकी, स्टीव ने खुशी से पुकारा। इस पल वह खास तौर पर अपनी खुशी अपने दोस्त के साथ बांटना चाहता था। स्टीव, हमने साथ में फिल्म देखने का वादा किया था। मुझे बस थोड़ी देर हो गई थी, तुम यहाँ क्यों भाग गए? बकी लगातार शिकायत करते हुए तेजी से स्टीव की ओर बढ़ा। जब बकी करीब आया तो स्टीव ने देखा कि उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तुम्हें आदेश मिल गए? स्टीव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। 107वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, सार्जेंट जेम्स बार्न्स कल सुबह इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे हैं, बकी ने गर्व से कहा। यह सुनकर स्टीव कुछ पल चुप रहा। मुझे भी जाना चाहिए। स्टीव की आवाज़ थोड़ी धीमी थी। हालांकि शारीरिक कमजोरी के कारण उसे पहले कई बार भर्ती से मना कर दिया गया था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह भर्ती होने पर जरूर पास हो जाएगा। बस मास्टर हमेशा कहते थे कि अभी समय नहीं आया है। हालांकि बकी जानता था कि स्टीव एक मार्शल आर्ट जिम में प्रशिक्षु था और उसने उसे कई बार यह कहते हुए सुना था कि वह अब कितना शक्तिशाली हो गया है और जिम में मौजूद जूनियर ब्रदर्स का एक समूह उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
लेकिन बकी, जो स्टीव के साथ पला बड़ा था, मानता था कि वह स्टीव की शारीरिक स्थिति को अच्छी तरह जानता है। उसने बस यही मान लिया था कि उसके तथाकथित छोटे भाई कुछ बच्चे हैं और स्टीव उसके सामने शेखी बघार रहा है। स्टीव का उदास मूड देखकर बकी ने यही मान लिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भर्ती मूल्यांकन में पास नहीं हो पाया, और उसने तुरंत विषय बदल दिया। चलो यार, सेना में भर्ती होने से पहले ये मेरी आखिरी रात है, पहले तुम्हारे लिए एक नया पहनावा ले लेते हैं। बकी ने स्टीव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और आगे बढ़ गया। क्या, हम कहाँ जा रहे हैं? चलते हुए स्टीव ने अपने विचारों को समेटते हुए पूछा। भविष्य। बकी ने स्टीव को एक अखबार दिया जिस पर पूरे पृष्ठ पर कल की दुनिया की प्रदर्शनी छपा हुआ था। रुको, मुझे पहले मार्शल आर्ट्स जिम वापस जाना होगा। स्टीव अचानक रुक गया। किस लिए? बकी ने हैरानी से पूछा। मास्टर ने कहा कि उन्हें आज दोपहर मुझसे कुछ कहना है, स्टीव ने कहा और तेजी से मार्शल आर्ट्स जिम की ओर चल पड़ा। बकी ने बेबसी से सिर हिलाया और जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्टीव के इस मास्टर में ऐसी कौन सी शक्ति है कि स्टीव उनकी बातों को इतना गंभीरता से लेता है। गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। स्टीव बकी को मार्शल आर्ट जिम में वापस ले आया और मुख्य हॉल में उड़ने वाले खंजर का अभ्यास कर रहे आकाश को आवाज़ दी। आकाश ने हाथ झटक कर उड़ता हुआ खंजर फेंका। उड़ता हुआ खंजर अत्यंत तीव्र गति से हवा को चीरता हुआ 20 मीटर दूर लक्ष्य के ठीक बीचों बीच जा लगा और आधा धंस गया। तब तक लक्ष्य पर 1 दर्जन से अधिक उड़ते हुए खंजर लग चुके थे। अध्याय 14 टुमारोलैंड विश्व मेला। आकाश ने ओल्ड बटलर द्वारा दिए गए तौलिए को लिया और अपने हाथ पोंछे, फिर स्टीव और दरवाजे पर खड़े दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। तुम अभी वापस क्यों आ रहे हो? मास्टर, आज मेरी मुलाकात एक बदमाश से हुई, स्टीव ने गर्व से कहा, उन्हें सस्पेंस में रखते हुए, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपनी मिठाई दिखाता है। और फिर? आकाश ने अनिच्छा से साथ देते हुए पूछा। मैंने आपके उपदेशों का पालन किया गुरुजी, और उसे अच्छी शिक्षा दी, साथ ही उसे शिक्षित भी किया। मुझे विश्वास है कि वह अवश्य सुधरेगा और एक बेहतर इंसान बनेगा। स्टीव के गंभीर चेहरे को देखकर आकाश के होंठ अनायास ही फड़कने लगे। फिर उसने उलझन में पूछा, मैंने तुम्हें ये कब सिखाया था? गुरुजी, जब आप मुझे कुंग फू सिखाते थे तो जब भी मैं कोई गलती करता था आप मुझे खूब पीटते थे और फिर बताते थे कि मैंने क्या गलती की है। तब मुझे वह बात बहुत अच्छे से याद रहती थी और मैं उसे तुरंत सुधार लेता था। स्टीव द्वारा अपने उपदेशों के लचीले अनुप्रयोग को देखकर आकाश अवाक रह गया। एक अत्यधिक बुद्धिमान शिष्य गुरु के लिए सिरदर्द भी बन सकता है। एक बात से अन्य बातें समझना ठीक है, लेकिन अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आकाश को नहीं पता था कि वह भविष्य के स्टीव को किस तरह का कैप्टन अमेरिका तैयार करेगा। इसी क्षण उसने स्टीव के पीछे बकी को देखा, इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया और पूछा, ये कौन है? अरे गुरुजी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त बकी है, हम अनाथालय में साथ पले बड़े हैं। स्टीव ने बकी को पास खींचकर अपना परिचय कराया। बकी, ये मेरे गुरु हैं। स्टीव ने गर्व भरे भाव से आकाश का परिचय कराया। स्टीव को हमेशा से ही आकाश का शिष्य होने पर बहुत गर्व था। उसका गुरु न केवल स्वयं अत्यंत शक्तिशाली था, जिसने आसानी से माफिया सदस्यों के एक बड़े समूह को परास्त कर दिया था, बल्कि उसकी ताकत और गति आम लोगों की पहुंच से कहीं अधिक थी। इसके अलावा उसने स्टीव जैसे दुबले पतले साधारण व्यक्ति को भी एक लंबे चौड़े बलवान व्यक्ति को आसानी से गिराने की शक्ति दे दी थी। स्टीव ने पहले कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। स्टीव की नज़र में आकाश एक महान हस्ती थे और वह एक महान हस्ती के शिष्य थे, तो भला उन्हें गर्व क्यों नहीं होगा? बकी ने उस युवक को देखा जो उससे कुछ ही बड़ा था। अगर उसने खुद अपनी आंखों से उड़ते हुए खंजर को फेंकते समय उसकी विस्फोटक शक्ति, गति और अचूक निशानेबाजी को न देखा होता तो स्टीव द्वारा बताए गए अत्यधिक प्रशंसित और बेहद शक्तिशाली मास्टर से उसकी तुलना करना वाकई मुश्किल होता। बकी अब अपने सामने खड़े युवक को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर वह उड़ता हुआ खंजर उसे लग जाता तो निश्चित रूप से उसकी जान चली जाती। नमस्कार महोदय, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अपनी असाधारण क्षमताओं और स्टीव के शिक्षक होने के नाते बकी ने सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग किया। आकाश ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया। मार्शल आर्ट्स हॉल में आपका स्वागत है। दरवाजे पर खड़े मत रहिए, अंदर आइए और बैठिए। उनमें से कुछ लोग सोफे पर बैठ गए और बूढ़े बटलर एल्बर्ट ने उन्हें कॉफी परोसी। मास्टर, बकी कल सैनिकों के साथ यूरोप जा रहा है। आज रात हम टुमारोलैंड वर्ल्ड्स फेयर में मौज मस्ती करने जा रहे हैं। जब स्टीव ने सैनिकों का जिक्र किया तो उसने आकाश की ओर नाराजगी भरी नजरों से देखा, मानो उसे अभी भी इस बात का दुख था कि आकाश ने उसे सेना में भर्ती नहीं होने दिया था। जी हाँ, युवाओं को बाहर जाकर और अधिक मौज मस्ती करनी चाहिए, आकाश ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। स्टीव और बाकी लोगों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन पास ही खड़ा बकी मन ही मन बुदबुदाया, तुम भी तो जवान हो, है ना? गुरुजी, आपने कहा था कि आज दोपहर आपको मुझसे कुछ कहना है। क्या बात है? स्टीव ने पूछा। तुम्हारी नींव लगभग रखी जा चुकी है और तुमने मेरे सिखाए युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली है। अब बस व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना बाकी है, आकाश ने स्टीव की ओर देखते हुए धीरे से कहा। स्टीव को अभी तक आकाश का मतलब समझ नहीं आया था। उसे लगा कि आकाश उसकी तारीफ कर रहा है और उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरुजी बहुत अच्छा सिखाते हैं। स्टीव की चापलूसी को नजरअंदाज करते हुए आकाश ने आगे कहा, तो अब आपके लिए मार्शल आर्ट हॉल छोड़ने का समय आ गया है। क्या मालिक, क्या आप मुझे निकाल रहे हैं? स्टीव का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। आकाश ने स्टीव की ओर आंखें घुमाईं और धीरे से कहा, अगर तुम सेना में शामिल नहीं होना चाहते तो तुम यहीं रहने का विकल्प चुन सकते हो। सेना में भर्ती हो जाऊं? सेना में भर्ती हो जाऊं? स्टीव ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और उत्साह से आकाश से पूछा, गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि मैं अब सेना में भर्ती हो सकता हूं? मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि तुम्हारी बुनियाद अभी मजबूत नहीं थी और तब जाना तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए फायदेमंद नहीं होता।
अब समय आ गया है और तुम में आत्मरक्षा करने की कुछ क्षमता है, इसलिए तुम युद्ध के मैदान में जा सकते हो और खुद को अच्छी तरह से निखार सकते हो, आकाश ने उत्साहित स्टीव की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए समझाया। धन्यवाद गुरुजी। स्टीव को आखिरकार एहसास हुआ कि आकाश ने हमेशा उसकी भलाई के लिए ही उसे सेना में भर्ती होने से रोका था, ताकि सेना में जाने से पहले वह एक मजबूत नींव बना ले और आत्मरक्षा की क्षमता विकसित कर ले। स्टीव ने भावुक होकर आकाश को धन्यवाद दिया और यह सोचते हुए कि वह पहले आकाश की कितनी शिकायत करता था, उसने शर्मिंदा होकर कहा, माफ़ कीजिए गुरुजी, मैं हमेशा आपकी शिकायत करता रहता था। ठीक है गुरुजी, आपको दोष नहीं दे रहे हैं। क्या आप प्रदर्शनी में नहीं जा रहे हैं? चलिए हम साथ चल सकते हैं, आकाश ने खड़े होते हुए कहा। यह सुनकर स्टीव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी क्या आप भी जा रहे हैं? मैं भी तो जवान ही हूँ, है ना? आकाश ने स्टीव की तरफ आंखें घुमाईं। ओल्ड बटलर उन चारों को प्रदर्शनी स्थल तक ले गया। आप सब मजे करो, एडी और मैं बस थोड़ी देर टहलेंगे, आकाश ने कहा, फिर ओल्ड एल्बर्ट को लेकर जाने के लिए मुड़ गया। स्टीव और बकी ने एक दूसरे की ओर देखा और बेबसी से कंधे उचका दिए। चलो चलते हैं, मास्टर के मन की बात कोई नहीं जान सकता। दोनों ने उन दो लड़कियों को ढूंढ लिया जिनसे बकी ने मिलने का इंतजाम किया था, और चारों ने मिलकर उस जगह का जायजा लेना शुरू कर दिया, जबकि आकाश ओल्ड बटलर को सीधे मॉडर्न मार्वल्स एग्जीबिशन हॉल ले गया। हॉल में कई भविष्यवादी प्रदर्शनी स्टैंड लगाए गए थे और एक स्टैंड पर खड़ी एक चमकीली लाल कार ने आकाश का ध्यान आकर्षित किया। ये हॉवर्ड स्टॉक द्वारा आविष्कृत गुरुत्वाकर्षण विरोधी कार होनी चाहिए। हालांकि यह तकनीक अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, लेकिन इसके भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। ओल्ड एल्बर्ट के साथ यूं ही टहलते फिरते एंटी ग्रेविटी कार प्रदर्शनी जल्द ही शुरू हो गई। आकाश ने देखा कि स्टीव और बकी भी दो लड़कियों के साथ मंच के नीचे खड़े थे। देवियों और सज्जनों, श्री हॉवर्ड स्टॉक का स्वागत कीजिए। युवतियों के एक समूह से घिरे हुए आकर्षक और जोशीले हॉवर्ड मंच पर चढ़े। देवियों और सज्जनों, अगर मैं आपसे कहूं कि महज कुछ ही सालों में आपकी कार को फिर कभी जमीन को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉवर्ड के बोलते ही कई महिलाओं ने मिलकर कार के टायर हटा दिए, जिससे उनकी जगह लगे रहस्यमय उपकरण दिखाई दिए। हाँ, स्टॉक की गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक से ये सब संभव हो जाएगा। जैसे ही हॉवर्ड ने धीरे धीरे नियंत्रण लीवर को धकेला, पूरी कार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और नीचे मौजूद भीड़ विस्मय से दंग रह गई। अरे बाप रे, यह अविश्वसनीय है। हे भगवान! दुर्भाग्यवश भीड़ के उत्साह को लंबे समय तक बरकरार रखने से पहले ही अचानक एंटी ग्रेविटी डिवाइस से चिंगारियां निकली और कार जोरदार तरीके से मंच पर जा गिरी। मैंने कहा था ना कि इसमें कुछ और साल लगेंगे, हॉवर्ड ने कुछ असहजता से समझाया। नीचे बैठे दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका सम्मान किया, आखिरकार उन्होंने इससे पहले कभी इतनी उच्च तकनीक वाली चीजें नहीं देखी थीं। दर्शकों में बैठे स्टीव को इन सब बातों में कम दिलचस्पी थी। उसके बगल में बैठी लड़की मंच पर सुंदर हॉवर्ड के तकनीकी प्रदर्शन को ध्यान से देख रही थी, और उसने अजीबोगरीब ढंग से उसे नाश्ते का एक पैकेट गलत समय पर दिया, जिस पर लड़की ने आंखें घुमाकर उसे चिढ़ाया। स्टीव को लड़कियों से बात करने का तरीका बिल्कुल नहीं आता था। एक बार फिर निराश होकर उसने ऊपर इधर उधर देखा और अचानक उसकी नज़र पीछे की दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी, जिस पर एक तीर से एक रास्ते की ओर इशारा किया गया था। मैं तुम्हें चाहता हूँ। अध्याय 15, डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन। स्टीव को अचानक याद आया कि उसके गुरु ने उसे सेना में शामिल होने की अनुमति पहले ही दे दी थी। उसका उदास मन तुरंत खुश हो गया। स्टीव को अब और कोई प्रदर्शनी देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और बकी और बाकी लोगों को नमस्कार किए बिना वह तीरों द्वारा दिखाई गए दिशा का अनुसरण करते हुए प्रदर्शनी हॉल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद बकी को एहसास हुआ कि स्टीव जा चुका है। उसने चारों ओर देखा और जल्द ही उसे भर्ती का पोस्टर दिखाई दिया। स्टीव को अच्छी तरह जानने के कारण उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि स्टीव सेना में भर्ती होने गया होगा। दूर से आकाश ने उन दोनों को एक के बाद एक जाते हुए देखा, फिर एल्बर्ट को लेकर उनके पीछे पीछे चली गई। जब आकाश भर्ती केंद्र पहुंची तो स्टीव और बकी गलियारे में बहस कर रहे थे। क्या आप सचमुच दोबारा कोशिश करने जा रहे हैं? ये वैसे भी एक मेला है, इसे बस मेरी किस्मत आजमाने की कोशिश समझो। इस बार कहाँ है? ओहियो। आकाश से मिलने से पहले स्टीव ने नकली पहचान का इस्तेमाल करके कई बार कोशिश की थी। उसे पता था कि भर्ती दस्तावेजों में हेराफेरी करना गैरकानूनी है। वे तुम्हें पकड़ लेंगे, और अगर वे तुम्हें भर्ती कर लेते हैं तो और भी बुरा होगा। मुझे पता है आपको लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब उतना कमजोर नहीं रहा जितना पहले था। मैं उन्हें हरा सकता हूँ। स्टीव को अपनी वर्तमान ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन बकी को उसकी बहुत चिंता थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि रहस्यमय और शक्तिशाली आकाश के मार्गदर्शन में स्टीव कितना मजबूत हो गया था, फिर भी उसके दिल में स्टीव वही अच्छा भाई था जिसकी उसने बचपन से रक्षा की थी। युद्ध क्षेत्र तोपखाने की गोलाबारी और उड़ती गोलियों से भरा हुआ था, इसे बेहद खतरनाक कहा जा सकता था। उसके लिए अकेले जाना ही काफ़ी था, वह नहीं चाहता था कि स्टीव भी जोखिम उठाए। यह कोई लड़ाई नहीं है स्टीव। मुझे पता है कि श्री चेन बहुत प्रभावशाली हैं और उन्होंने तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना दिया है, लेकिन ये युद्ध है। मैं जानता हूँ कि यह युद्ध है, इसीलिए मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। अब जब आखिरकार उसमें ताकत आ गई थी और उसके गुरु ने भी सहमति दे दी थी, तो स्टीव अपने देश की सेवा करने के लिए युद्ध के मैदान में जाने को बेताब था। तो फिर कुछ और काम ढूंढ लो। बकी को अब भी उम्मीद थी कि स्टीव सुरक्षित पिछले हिस्से में ही रह सकता है। क्या करना है? सैनिकों के लिए डिब्बे बनाने हैं। मैं किसी कारखाने में नहीं बैठना चाहता, बकी। स्टीव ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा। मैं नहीं। बकी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही स्टीव ने उसे बीच में ही रोक दिया। बकी, कृपया, युद्ध के मैदान में हर कोई अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, मैं पीछे छिप नहीं सकता। तुम नहीं समझते, मैं कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम बस खुद को साबित करना चाहते हो। बकी स्टीव को अच्छी तरह जानता था।
वह जानता था कि देश की सेवा करने के अलावा स्टीव हमेशा सेना में शामिल क्यों होना चाहता था, और इसका एक कारण युद्ध के मैदान में खुद को साबित करना भी था। उसका कमजोर शरीर उसे हार मानने नहीं देता था, क्योंकि उसके अंदर एक मजबूत और अटल आत्मा थी। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसी समय बकी की प्रेमिका वहां आए और दूर से पुकार कर बोली, माफ कीजिए, क्या हम अभी भी डांस करने जा रहे हैं? बिल्कुल, बकी मुड़ा और सहमत हो गया। पीछे मुड़कर बकी ने जिद्दी स्टीव को असहायता से देखा और चलते हुए निर्देश दिया, कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत मत करना, मेरे वापस आने का इंतजार करो। सावधान रहो, मेरे आने तक इंतजार करो, हम युद्ध जीत लेंगे। उन दोनों को अनिच्छा से अलग होते देख आकाश को पता था कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो काफी समय बीत चुका होगा। आकाश ने कोने में खड़े चश्मे पहने उस सुरुचिपूर्ण अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर एक बार फिर नजर डाली। स्टीव और बाकी लोग जब अभी बात कर रहे थे तब वह वहीं पास में खड़ा था और उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। वह सुपर सोल्जर सीरम के निर्माता डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन थे, और इस बार आकाश का निशाना भी वही थे। बकी को लड़कियों के साथ जाते हुए देखकर ठीक उसी समय जब स्टीव जाने ही वाला था, आकाश आगे बढ़ी और उसे आवाज दी। डॉक्टर एर्स्किन, जो स्टीव पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने भी अपनी नजर आकाश की ओर मोड़ ली। वह पहले सीरम संवर्धन प्रयोग के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश में थे। उनके मन में उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो प्रेम भाव रखता हो, करुणा को समझता हो और सत्ता का दुरुपयोग न करे, और कर्नल फिलिप्स द्वारा उनके लिए तैयार किए गए अमेरिकी सैनिक स्पष्ट रूप से उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। इसी क्षण स्टीव अचानक उसकी नज़रों के सामने आ गया और उसने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दुबले पतले और कमजोर होने के बावजूद वह अपने देश की सेवा के लिए समर्पित थे, और उनकी निगाहें शुद्ध और शांत थीं, जो डॉक्टर एर्स्किन की आवश्यकताओं के अनुरूप थीं। स्टीव, आकाश एल्बर्ट के साथ चलकर वहां पहुंची। मास्टर, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप भी सेना में भर्ती होने की योजना बना रहे हैं? स्टीव ने मजाक भरे लहजे में कहा। बेशक, मेरा शिष्य युद्ध क्षेत्र में जा रहा है, मैं उसका गुरु होते हुए कैसे पीछे रह सकता हूँ? आकाश का जवाब स्टीव के लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित था। इसके अलावा तुम्हारी वर्तमान शक्ति बहुत कमजोर है, तुम्हारे लिए अकेले युद्ध क्षेत्र में जाना थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और रास्ते में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मास्टर, स्टीव की आंखें भावनाओं से थोड़ी लाल हो गई थीं। आकाश को स्टीव को इस तरह बार बार बेवकूफ़ बनाने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। स्टीव स्वभाव से दयालु और बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत सीधा साधा था और उसे लचीलापन नहीं आता था। हालांकि वह एक योग्य और अच्छा शिष्य था जो हमेशा आकाश का बहुत सम्मान करता था और उनसे प्रभावित रहता था, और आकाश सचमुच उसे एक शिष्य की तरह ही मानते थे। आकाश के वहां होने से उसका अंत निश्चित रूप से मूल कथानक की तरह दुखद नहीं होता। कम से कम उसके जीवन भर की खुशी ऐसी चीज थी जिसे आकाश उसके गुरु के रूप में दिल से मानते थे, और उसे चीजों के बदलने और लोगों के चले जाने का पछतावा नहीं होने देते थे। अपने भोले भले शिष्य को मूर्ख बनाने के अपराध बोध को एक तरफ रखते हुए आकाश ने स्टीव के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चलो चलते हैं। अगर तुम इस बार पास नहीं हुए तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा, और तुम मार्शल आर्ट जिम में रहकर फर्श साफ करना जारी रख सकते हो। ये सुनकर कि उसे मार्शल आर्ट जिम में फर्श साफ करने के लिए रुकना पड़ेगा, स्टीव ने झट से अपना सिर हिलाया। गुरुजी, आपके प्रशिक्षण से मैं पहले से ही बहुत मजबूत हूँ, मैं इस बार जरूर पास हो जाऊंगा। आशा करते हैं। उन दोनों को एक साथ भर्ती केंद्र की ओर जाते हुए देखकर डॉक्टर एर्स्किन ने रुचि से मुस्कुराते हुए उनका पीछा किया। जैसा कि उम्मीद थी, शारीरिक परीक्षण के दौरान डॉक्टर एर्स्किन उपस्थित हुए। सुपर सोल्जर सीरम प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका सुपर सोल्जर प्रोग्राम में शामिल होना था, अन्यथा मूल कथानक की तरह सीरम को हासिल करने के लिए जासूसों पर निर्भर रहना पड़ता। लेकिन स्टॉक की वीटा रेस के बिना आकाश को यह पक्का नहीं था कि सुपर सोल्जर सीरम को सीधे इंजेक्ट करने के बाद क्या परिणाम होंगे। इसके अलावा आकाश सिर्फ सुपर सोल्जर सीरम की एक खुराक ही नहीं लेना चाहता था। क्या तुम दुश्मन को मारने के लिए विदेश जाना चाहते हो? डॉक्टर एर्स्किन जो अंदर आए, उन्होंने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को पलटा और खुद से कहा। आकाश को असमंजस भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए देखकर डॉक्टर ने अपना परिचय देते हुए कहा, डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन, सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व। आकाश, आप कहाँ से हैं? डॉक्टर एर्स्किन ने आकाश की आंखों में देखते हुए पूछा। अमेरिका में आकाश की पहचान एक धनी व्यक्ति के रूप में थी जो चीन से आकर अमेरिका में बस गया था। इस पहचान में कोई समस्या नहीं थी। आकाश को बस सच बोलना था। चीन में युद्ध चल रहा है। युद्ध की अराजकता से बचने के लिए मैं अमेरिका आया। अब मैं भागना नहीं चाहता, मैं युद्ध के मैदान में जाना चाहता हूँ। लोगों को मारना? डॉक्टर एर्स्किन ने फिर पूछा। वह शांतिप्रिय व्यक्ति थे, और यदि आकाश का जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं करता तो वह आकाश को शामिल नहीं होने देते। नहीं, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मरने वाले सैनिक नहीं होने चाहिए, चाहे वे मित्र देशों की सेना के हों या जर्मन सेना के, बल्कि वे महत्वाकांक्षी लोग होने चाहिए जिन्होंने युद्ध शुरू किया। यह जवाब डॉक्टर के लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित था। एक जर्मन होने के नाते आकाश के शब्दों ने उन्हें काफी प्रभावित किया। हाँ, सैनिकों को महत्वाकांक्षी लोगों द्वारा उकसाया और नियंत्रित किया गया था। यदि हिटलर और उसके साथियों को हटा दिया जाता तो उसके देशवासियों को अपनी जान जोखिम में डालकर मोर्चे पर नहीं भेजा जाता, और शायद युद्ध सचमुच समाप्त हो जाता। और उसके हाथों में मौजूद सुपर सोल्जर सीरम शायद उसे ये लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है। ये सोचते ही डॉक्टर एर्स्किन का आकाश के प्रति नजरिया बदल गया। शायद वह एक अच्छा उम्मीदवार हो सकता है। हालांकि अभी भी उसकी सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करना जरूरी था। मैं आपको एक मौका दे सकता हूं, बस एक मौका। डॉक्टर एर्स्किन ने पर्दा हटाया और बाहर चले गए। मैं इसे हासिल कर लूंगा। आकाश ने राहत की सांस लेते हुए डॉक्टर के पीछे पीछे चिकित्सा कक्ष से बाहर कदम रखा। पहला कदम सफल रहा। अध्याय 16 सामरिक वैज्ञानिक भंडार। सैन्य शिविर के प्रशिक्षण मैदान पर सैनिकों की एक पंक्ति बेतरतीब ढंग से खड़ी थी।
आकाश और स्टीव भी उनमें शामिल थे। नए रंगरूटों, सावधान! एक स्पष्ट महिला अधिकारी की आवाज के साथ एक वीर, शांत और आकर्षक महिला अधिकारी सैनिकों के पास पहुंची। लाल भूरे रंग के लहराते लंबे बाल, आकर्षक लाल होंठ और एक मोहक, आकर्षक आकृति जो एक मजबूत जंगलीपन को दर्शाती थी। सज्जनों, मैं एजेंट कार्टर हूँ। सैनिकों को तुरंत सावधान मुद्रा में खड़े देखकर पेगी कार्टर ने जोर से कहा। मैं इस विभाग के सभी मामलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार हूँ। आकाश ने नायिका को ध्यान से देखा। आकाश की नज़र में वह साधारण रूप से सुंदर नहीं थी, बस उसका शरीर थोड़ा आकर्षक था। स्टीव को देखते हुए, हालांकि वह अकड़ा हुआ खड़ा था, कभी कभार उसकी दबी नज़रें उसके विचारों को जाहिर कर रही थीं। आकाश मन ही मन हंसा। मास्टर के यहाँ होने से देर सवेर तुम उस सुंदरी का दिल जीत ही लोगे। शायद एजेंट कार्टर के आकर्षण से चकित होकर एक सैनिक ने मौखिक रूप से छेड़छाड़ की, लेकिन कार्टर ने उसे स्पष्ट और निर्णायक रूप से करारा जवाब दिया। एजेंट कार्टर, तभी चमड़े की जैकेट पहने एक बूढ़ा सैन्य अधिकारी और डॉक्टर एस्किन एक साथ जीप से बाहर निकले। कर्नल फिलिप्स। कार्टर ने झट से मुड़कर सलाम किया। कर्नल ने जमीन पर पड़े सैनिक की ओर देखा और मजाक में कहा, लगता है तुम हमारे रंगरूटों के साथ अच्छे से घुल मिल रहे हो। बुरा नहीं है। फिर जमीन पर पड़े सैनिक को देखते हुए उसने सख्ती से कहा, अपनी कमर जमीन से उठाओ, वापस अपनी जगह पर आ जाओ और तब तक खड़े रहो जब तक कोई तुम्हें रुकने के लिए न कहे। जिस सैनिक की नाक से खून बह रहा था वह अजीब तरह से खड़ा हुआ, सूंघा और जवाब दिया, जी सर। जनरल पैटन ने एक बार कहा था। कर्नल फिलिप्स थोड़ी देर रुके, फिर जोर से बोले, युद्ध हथियारों पर निर्भर करता है, लेकिन जीत सैनिकों पर निर्भर करती है। हम ये युद्ध जीतेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे बेहतरीन सैनिक हैं। कर्नल की आवाज़ धीमी पड़ गई जब उनकी नज़र स्टीव पर पड़ी, जो कद में छोटा और दुबला पतला था और सैनिकों की कतारों में अलग से खड़ा था। उसने अपना सिर घुमाया और डॉक्टर एस्किन को एक अवाक निगाह से देखा। डॉक्टर सीधे आगे देखते रहे, मानो उन्होंने ध्यान ही न दिया हो। कर्नल फिलिप्स ने असहाय होकर स्टीव की ओर देखा और आगे बढ़ गए। और वे बेहतर होंगे, बहुत बेहतर। रणनीतिक वैज्ञानिक भंडार सहयोगी देशों से बना है, जिसमें स्वतंत्र दुनिया के अभिजात वर्ग एकत्रित हैं। हमारा लक्ष्य इतिहास की सबसे महान सेना बनाना है और हर सेना का एक पूर्ववर्ती होता है। इस सप्ताह के बाद हम उस व्यक्ति का चयन करेंगे। वह हमारी नई पीढ़ी के सुपर सोल्जर्स में से पहला होगा। सुपर सोल्जर प्रोग्राम का उद्देश्य सुपर सोल्जर्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना और एक सुपर लीजन का गठन करना है। अब सीरम सफलतापूर्वक विकसित हो चुका है। एक सप्ताह के भीतर वे उत्कृष्ट सैनिकों के इस समूह में से एक व्यक्ति का चयन करेंगे, जिस पर पहला संवर्धन प्रयोग किया जाएगा। इस समय आकाश की शारीरिक क्षमता आम लोगों से कहीं अधिक थी, जो मानवता की सीमाओं के करीब थी। सुपर सोल्जर सीरम उसे इस सीमा को पार करने और अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और शारीरिक क्षमता पर भरोसा करते हुए आकाश का प्रशिक्षण में प्रदर्शन कुछ हिचकिचाहटों के बावजूद भी उल्लेखनीय रहा और उन्होंने लगभग हर स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। शारीरिक प्रशिक्षण, बाधा पार करना, 100 मीटर की दौड़, 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़, सभी प्रकार के कठिन प्रशिक्षण विषय आकाश को बच्चों के खेल की तरह सरल लगते थे, जिन्हें बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से पूरा किया जा सकता था। कर्नल फिलिप्स आकाश के उत्कृष्ट प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। वह कई वर्षों में देखा गया सबसे अच्छा सैनिक था। अगर लंबे और एथलेटिक कदकाठी वाले आकाश ने इस तरह का प्रदर्शन किया होता तो ये स्वीकार्य होता, लेकिन स्टीव का प्रदर्शन सभी के लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित था। लगभग सभी को लगा था कि यह छोटा, दुबला पतला लड़का प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। हालांकि वह आकाश जितना शक्तिशाली नहीं था और उसके अंक ज्यादातर औसत या उससे भी कम थे, फिर भी उसने प्रशिक्षण के सभी कार्यक्रम पूरे किए और बाकी प्रतिभागियों से बहुत पीछे नहीं रहा। इसने सभी की उम्मीदों को बहुत हद तक पार कर लिया और एजेंट कार्टर का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया। नियमित और कठोर अभ्यास के कारण स्टीव की शारीरिक क्षमता वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी ही बेहतर थी। अन्य कुलीन सदस्यों की तुलना में वह अभी भी काफी पीछे था। प्रशिक्षण मूल्यांकन में उसके अच्छे प्रदर्शन का मुख्य कारण आकाश द्वारा सिखाई गई तकनीकें और उसकी अपनी प्रबल इच्छाशक्ति थी। प्रशिक्षण पूरा करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल करने के लिए स्टीव ने हर बार अपना पूरा जोर लगा दिया। हर सत्र के बाद वह पूरी तरह से थककर जमीन पर गिर पड़ता था, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। अपने वर्तमान परिणाम हासिल करने के लिए स्टीव ने किसी और से कहीं अधिक कीमत चुकाई है। अवकाश के दौरान भी आकाश स्टीव को युद्ध प्रशिक्षण देने के लिए समय निकाल लेते थे। तभी सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व के कर्मियों को एहसास हुआ कि वे दोनों गुरु शिष्य थे। हालांकि उन्हें ये बात अजीब लगी कि शक्तिशाली आकाश ने स्टीव जैसे दुबले पतले छात्र को शिष्य बनाया, लेकिन अब वे स्टीव के शानदार प्रदर्शन को स्वीकार कर सकते थे। ऐसे शक्तिशाली गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी छात्र खराब प्रदर्शन तो नहीं कर सकता था। हालांकि डॉक्टर एस्किन को उनके रिश्ते के बारे में काफी समय से पता था और उन्होंने एजेंट कार्टर से उनकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए भी कहा था। आकाश से मिलने से पहले और बाद में स्टीव में आए भारी बदलावों और माफिया संगठन को खदेड़ने की आकाश की विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद डॉक्टर एस्किन ने आकाश की शक्ति में गहरी रुचि विकसित की और अक्सर निजी परीक्षणों और प्रयोगों के लिए आकाश से संपर्क करते थे। उसके सामने आकाश ने अपनी ताकत को छिपाना बंद कर दिया और अपनी शारीरिक क्षमता का पूरा प्रदर्शन किया, जो मानवीय सीमाओं के करीब थी। अपनी शक्ति के स्रोत के बारे में बताते हुए आकाश ने समझाया कि यह प्राचीन चीनी गुप्त मार्शल आर्ट है, जिसमें बचपन से ही विशेष विधियों का पालन करते हुए लंबे समय तक उच्च स्तर का प्रशिक्षण आवश्यक होता है और प्रतिभा की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। उनके स्तर तक पहुंचने वाले 10,000 में एक ही होता है। आकाश द्वारा क्यू सेंस, आंतरिक ऊर्जा, एक्यूपॉइंट्स और मेरिडियन जैसे कई गूढ़ शब्दों से भ्रमित किए जाने के बावजूद डॉक्टर ने उनका अध्ययन किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और खेदपूर्वक उन्हें संवर्धन की इस नई विधि पर शोध छोड़ना पड़ा। लेकिन उनका शक्तिशाली शरीर ही उत्कृष्ट शोध सामग्री था।
डॉक्टर एस्किन ने आकाश के शक्तिशाली शरीर का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया और सुपर सोल्जर सीरम के सिद्धांतों के साथ इसका मिलान करके सीरम को अनुकूलित और बेहतर बनाने का प्रयास किया। ये ध्यान देने योग्य है कि डॉक्टर का पिछला शोध पूरी तरह से सिद्धांत और पशु प्रयोगों पर आधारित था। एकमात्र मानव संवर्धन प्रयास रेड स्कल शमिट संवर्धन के बाद गंभीर दुष्प्रभावों से ग्रस्त रहा और डॉक्टर को इस विफलता का अध्ययन करने का अवसर कभी नहीं मिला। इसलिए डॉक्टर वर्तमान में तैयार किए गए सुपर सोल्जर सीरम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उनके पास इसे और आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। इस समय आकाश की उपस्थिति ने उसे आशा दी। एक परिपूर्ण शरीर बिना किसी संवर्धन के, फिर भी लगभग उस शारीरिक क्षमता से मेल खाता हुआ जिसका उसने सीरम संवर्धन से गुजरे किसी व्यक्ति के लिए अनुमान लगाया था, निस्संदेह उसके सीरम में और सुधार की संभावना पैदा करता था। जो प्रयोग मूल रूप से एक सप्ताह बाद होने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया और डॉक्टर एस्किन एक बार फिर सीरम अनुसंधान में जुट गए। सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व की प्रशिक्षण अवधि भी बढ़ा दी गई थी। हालांकि आकाश, जिसने मूल रूप से उनके साथ प्रशिक्षण लिया था, अब प्रशिक्षण मैदान में शायद ही कभी दिखाई देता था, बल्कि अपना अधिकांश समय डॉक्टर एस्किन के साथ बिताता था। और इस दौरान आकाश को काफी लाभ हुआ। अध्याय 17 डॉक्टर एस्किन का नया सहायक। आकाश का स्टीव के अवसर को छीनने का कोई इरादा नहीं था। स्टीव को इस मौके की सख्त जरूरत थी। यह उसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था जो उसे बदल देगा। आकाश उसके गुरु होने के नाते स्वाभाविक रूप से इसे बर्बाद नहीं करेगा। इसके अलावा संवर्धन प्रयोग में स्टीव की जगह लेने की तुलना में आकाश के पास एक बेहतर और भव्य योजना थी। असाधारण मानसिक ऊर्जा ने उसे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की, जिससे आकाश मुद्दों को अधिक स्पष्ट और गहनता से समझने में सक्षम हो गया। वह एक बड़ा खेल खेल रहा था और तब तक उसे जो हासिल होने वाला था वह केवल एक सीरम से प्राप्त होने वाली शक्ति से कहीं अधिक था। अब उसे बस इतना करना था कि मूल योजना के अनुसार स्टीव को संवर्धन प्रक्रिया से गुजरने दिया जाए और साथ ही कर्नल फिलिप्स, डॉक्टर एस्किन और एजेंट कार्टर का विश्वास भी हासिल किया जाए। सामरिक वैज्ञानिक भंडार के प्रमुख नेताओं के रूप में ये तीनों आकाश की पूरी योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उनका विश्वास जीतना आसान नहीं था, लेकिन आकाश अकेला नहीं था। उसके पीछे एक अत्यंत शक्तिशाली संगठन हाइड्रा था, जिसकी ताकत सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व से कहीं अधिक थी। हाइड्रा के नियंत्रण में रहे मित्र देशों के उच्च पदस्थ अधिकारियों और उनके विशाल एवं कुशल खुफिया संगठन ने आकाश की पहचान को बेहतरीन तरीके से छुपाए रखा। उन्होंने चाहे जितनी भी जांच की, उन्हें कोई खामी नहीं मिली, जबकि आकाश उनके बारे में सब कुछ जानता था। आकाश की पृष्ठभूमि स्पष्ट करने के बाद डॉक्टर को काफी तसल्ली हुई। आकाश की ताकत को देखते हुए यह असंभव था कि वह हाइड्रा द्वारा भेजा गया जासूस हो। अगर हाइड्रा आकाश जैसे काबिल जासूस को पैदा कर सकता है, तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम से कमजोर न होने वाली किसी शक्तिवर्धक विधि में महारत हासिल कर ली है, जिससे आकाश से सीरम चुराने की परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। वे सीधे किसी को भेजकर उसकी हत्या करवा सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डॉक्टर को अपने चरित्र बोध पर पूरा भरोसा था। आकाश निश्चित रूप से बुरा व्यक्ति नहीं था। वह आकाश की सद्भावना और खुलेपन को महसूस कर सकता था। दरअसल आकाश का अभिनय शानदार नहीं था। हालांकि वह अपने निजी स्वार्थों के चलते सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व में शामिल हुआ था, लेकिन डॉक्टर और एजेंट कार्टर के प्रति उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। वह जो कर रहा था वह सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि इससे उनकी मूल त्रासदियों को भी नया रूप मिलेगा। इसलिए आकाश को उनके प्रति कोई अपराधबोध नहीं था और स्वाभाविक रूप से उसका विवेक निर्मल था। फिल्म में कई किरदारों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। सुपर सोल्जर सीरम प्रयोग के सफल होने के बाद प्रयोगशाला में एक हाइड्रा जासूस ने डॉक्टर एस्किन की हत्या कर दी और हावर्ड की भी कई साल बाद विंटर सोल्जर बकी ने हत्या कर दी, जिसे हाइड्रा ने ब्रेन वॉश करके अपने नियंत्रण में ले लिया था। स्टीव और कार्टर की जान तो नहीं गई, लेकिन उन्हें और भी गहरा दर्द सहना पड़ा। दोनों को आखिरकार सच्चा प्यार मिल गया था, लेकिन किस्मत ने बेरहमी से उन्हें अलग कर दिया। पूरे 70 साल एक समुद्र तल में जम गई थी, सब कुछ से बेखबर, जबकि दूसरी इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। जब वे दोबारा मिले तो सब कुछ बदल चुका था। अंततः स्टीव ने स्वयं ताबूत उठाया, अपनी प्रेमिका को अंतिम विदाई दी, जिसने अपना जीवन अकेले ही बिताया था। और इन सभी त्रासदियों को आकाश द्वारा फिर से लिखा जाएगा। इसकी तुलना में आकाश के मामूली छिपाव का क्या महत्व था। डॉक्टर के शोध में अक्सर सहयोग करने के कारण आकाश प्रयोगशाला में नियमित रूप से आने लगा। अपना काम पूरा करने के बाद डॉक्टर उसे जल्दी जाने के लिए नहीं कहते थे और उसे प्रयोगशाला में घूमने फिरने देते थे। डॉक्टर एस्किन, जो पहले से ही आकाश को बहुत सम्मान देते थे, बिना किसी चिंता के उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए प्रयोगों के दौरान डॉक्टर ने जानबूझकर उससे दूरी नहीं बनाई। अगर आकाश ने रुचि दिखाई तो डॉक्टर ने उसे विस्तार से समझाया। आकाश की असाधारण सीखने और याद रखने की क्षमता के कारण उसने जल्दी ही जीव विज्ञान के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लिया और एक उदाहरण से दूसरे उदाहरण तक निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो गया। साथ ही उसने अपने कुछ विचार भी प्रस्तुत किए। आकाश की असाधारण सीखने की क्षमता से चकित होकर डॉक्टर को आकाश द्वारा वर्णित 10,000 में एक प्रतिभा पर और भी अधिक विश्वास हो गया और उन्होंने जानबूझकर आकाश को जीव विज्ञान का ज्ञान सिखाना शुरू कर दिया। बेशक सुपर सोल्जर सीरम का सबसे मूल फॉर्मूला केवल डॉक्टर को ही पता था। डॉक्टर अपने शुरुआती वर्षों में हाइड्रा के नियंत्रण में था और उसे रेड स्कल शमिट की शक्तियों को बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए उसके मन में हाइड्रा के प्रति हमेशा से ही गहरी आशंका थी। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि फॉर्मूला लीक हो जाएगा और हाइड्रा द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाएगा। यही कारण है कि फिल्म में उनकी मृत्यु के बाद कोई भी सीरम को दोबारा बनाने में सक्षम नहीं था। दरअसल आकाश ने अपनी असाधारण स्मृति के बल पर विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के समय ही स्कूल पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की लगभग सभी पुस्तकें पढ़ ली थीं। उन्हें जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान जैसे बुनियादी विषयों की गहरी समझ थी और उनमें निहित कई अवधारणाएं और ज्ञान इस दुनिया में ज्ञात ज्ञान से कहीं अधिक थे।
हालांकि डॉक्टर द्वारा विकसित किए गए यौन शक्तिवर्धक सीरम से संबंधित कई अत्याधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत भी आधुनिक ज्ञान प्रणाली का हिस्सा नहीं थे। जैसे जैसे आकाश को सुपर सोल्जर सीरम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती गई, उसके द्वारा प्रस्तावित कई विचारों ने डॉक्टर एस्किन की प्रशंसा भी अर्जित की। बाद में डॉक्टर ने कर्नल को यह प्रस्ताव दिया कि आकाश को प्रयोगशाला में स्थानांतरित कर दिया जाए। सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व का वर्तमान मुख्य मिशन सुपर सोल्जर सीरम विकसित करना था और सैनिकों के इस चयनित विशिष्ट समूह को विशेष रूप से सीरम प्रयोग के लिए चुना गया था ताकि वे प्रयोग में अपनी सेवा दे सकें। हालांकि कर्नल अपने सबसे होनहार सैनिक को अपने उचित कर्तव्यों की उपेक्षा करके शोधकर्ता बनने देना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्हें डॉक्टर के अनुरोध को मानना पड़ा और आकाश को प्रयोगशाला में स्थानांतरित कर दिया गया। आकाश आधिकारिक तौर पर डॉक्टर एस्किन के सहायक बन गए। सीरम से संबंधित मामलों में कर्नल की तुलना में डॉक्टर की बात ज्यादा सुनी जाती थी। फिल्म में कर्नल दुबले पतले स्टीव के बारे में ज्यादा आशावादी नहीं थे। वे प्रशिक्षण में उत्कृष्ट सैनिक गिलमोर हॉज को पसंद करते थे, लेकिन वे केवल सुझाव ही दे सकते थे। अंततः डॉक्टर की पसंद स्टीव को ही शक्तिवर्धन प्राप्त हुआ। सुबह सुबह स्टीव और अन्य लोग बाहरी प्रशिक्षण के लिए फिर से जल्दी निकल पड़े। बैरक में भी कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। आकाश ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रशिक्षण मैदान पर समय से पहले ही पहुंच गया। उसने मैदान के किनारे एक लंबा सीधा लाल मेपल का पेड़ चुना और उसे लक्ष्य बनाकर अपने उड़ने वाले खंजर का अभ्यास किया, जिसका उसने कई दिनों से अभ्यास नहीं किया था। अपनी कमर पर उड़ने वाले खंजरों से भरी बेल्ट बांधे हुए आकाश विशाल पेड़ से 20 मीटर दूर खड़ा था। चांदी जैसी चमकती रोशनी तेजी से गुजरी, साथ ही लकड़ी में धंसते हुए खंजरों की धड़ धड़ की आवाज सुनाई दी। पेड़ के तने का मध्य भाग जमीन से लगभग एक व्यक्ति की ऊंचाई पर धंसे हुए उड़ते हुए खंजरों से भरा हुआ था। यहाँ आकाश ने लापरवाही से अपनी जगह का इस्तेमाल करके पकड़े जाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से सेना में भर्ती होने से पहले आकाश ने इस मुद्दे पर विचार किया था और पहले से ही एक धोखे वाली बेल्ट तैयार कर ली थी और खुलेआम 20 से अधिक उड़ने वाले खंजर बैरक में ले आया था। अपने साथ लाए सभी उड़ते हुए खंजरों को दागने के बाद आकाश मेपल के पेड़ के पास गया और उन्हें एक एक करके निकालने लगा। हालांकि आकाश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उड़ते हुए खंजर लकड़ी में 2-3 सेंटीमीटर तक घुस गए और अगर वे किसी व्यक्ति को लग जाते तो आसानी से जानलेवा साबित हो सकते थे। जैसे ही आकाश ने अपने उड़ने वाले खंजर समेटने का काम खत्म किया और अभ्यास जारी रखने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, तभी एक आवाज ने उसे पुकारा, आकाश, तुम क्या कर रहे हो बच्चे? आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो वह कर्नल फिलिप्स थे। सुप्रभात कर्नल, आकाश ने अभिवादन किया। मैं उड़ने वाले खंजर का अभ्यास कर रहा हूं, आकाश ने अपने हाथ में उड़ते हुए खंजर को हिलाते हुए जवाब दिया। कर्नल फिलिप्स ने आकाश के हाथ से उड़ता हुआ खंजर लिया, उसे देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, चाकू तो नजदीकी लड़ाई के लिए होते हैं, इसकी प्रैक्टिस क्यों? समय की पूरी बर्बादी है। इस मेहनत के साथ आप निशानेबाजी का अभ्यास भी कर सकते हैं। यह आपके उड़ने वाले खंजर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कर्नल ने अपनी कमर पर टकटकी लगाते हुए गर्व से कहा। अध्याय 18 उड़ता हुआ खंजर बनाम हैंडेगन।